गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? तो 2 पार्ट्स आप कर चुके हो। आज हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, एंड सेकंड इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज ऑफ इंडिया, मतलब कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन, दैट इज इंडिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कॉलोनाइजेशन जो हुई थी ब्रिटेन की, उसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन तक कैसे पहुंची और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में कैसी रही। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। तो स्टूडेंट्स, जब हम हैंड लेबर की बात करते हैं तो ड्यूरिंग विक्टोरियन रूल देयर वाज नो लेबर शॉर्टेज इन ब्रिटेन, यानी कि हैंड लेबर बहुत था ब्रिटेन में उस समय में। जो वहाँ पर हुकूमत किसकी थी? विक्टोरिया की, क्वीन विक्टोरिया की वहाँ पर उस समय में हुकूमत थी। तो लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। एज वी स्टडीड बिफोर, बहुत सारे लोग माइग्रेट होके जॉब्स के लिए गए थे। So many industrialists did not introduce machinery in their factories. तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने क्या किया, जो उन्होंने नई मशीन्स लगाई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी, तो वहाँ पर उन्होंने इतनी ज़्यादा मशीनरी को प्रेफर नहीं किया, बल्कि उन मशीनरीज़ में, उन फैक्ट्रीज़ में उन्होंने जो लोकल लेबर थी उनको एम्प्लॉय किया, क्योंकि वो उनको बहुत सस्ता पड़ता था। मशीनरी उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं की, बल्कि हैंड लेबर इंट्रोड्यूस की। देयर वाज ए सीजनल डिमांड इन मैनी इंडस्ट्रीज, स्पेशली ये बात किन के बारे में है? जो कुछ सीजनल इंडस्ट्रीज थी उस समय में, जो कि पूरा साल काम नहीं होता था, कुछ समय के लिए काम होता था। जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम्स के बाद बुक्स का काम होता है, तो वो पूरा साल नहीं होता। स्टेशनरी का काम हो गया, प्रिंटिंग का, जब शादियाँ होती हैं तो कार्ड्स छपते हैं, तो वो भी सारा साल नहीं छपते, है ना। तो प्रिंटिंग का काम हो गया। जैसे ये हो गए सीजनल वर्क्स जो थे उस समय के, बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स। क्रिसमस केटरर्स, स्पेशली हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फेस्टिवल है वो क्रिसमस है। तो क्रिसमस के समय में जो जितनी भी बंटिंग्स बनाना, कार्ड्स बनाना, ये सारी चीज़ों के लिए लेबर की ज़रूरत होती थी, और ये लेबर जो है हैंड लेबर ही ये काम कर सकते थे। तो सीजनल इंडस्ट्रीज़ में हैंड लेबर प्रेफर किए गए। बिसाइड्स रिपेयरिंग ऑफ शिप्स इन द विंटर्स में शिप्स जो हैं वो सेल कम करते थे, या कम सेल करते हैं, तो फ्री उस समय में जितना भी ब्रोकन पार्ट्स होता है उसको रिपेयर किया जाता था, और ये भी एक सीजनल वर्क था। तो सारे सीजनल वर्क्स में उनको लगाया जाता था हैंड लेबर को। सो इन इंडस्ट्रीज वेयर डिमांड फ्लक्चुएटेड, हैंड लेबर वाज प्रेफर्ड एंड नॉट मशीन्स। याद रखना है, पॉइंट क्या है कि ऑल दोज इंडस्ट्रीज वेयर डिमांड फ्लक्चुएटेड, मतलब कभी डिमांड है कभी नहीं है, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। हैंड लेबर वाज प्रेफर्ड एंड नॉट मशीन। ऐसी जगहों पर जो लेबर्स थे उनको प्रेफर किया जाता था, ऐसी इंडस्ट्री में मशीन्स नहीं लगाई जाती थी। ये ब्रिटेन की बात हो रही है। इवन द अरिस्टोक्रेट्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रेफर्ड हैंडमेड गुड्स विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस। देखो, जब मशीन में चीज़ बनती है वो यूनिफॉर्म होती है, उसमें एक जैसा सबके लिए बराबर होता है, तो वो कहा जाता है कि लोअर क्लासेस के लिए ही उनको लगता था कि सूटेबल है। जो अरिस्टोक्रेट क्लास होती है, यानी कि जो अमीर लोग हैं, वो प्रेफर करते थे बहुत बढ़िया वाले डिफरेंट और आर्टिस्टिक डिज़ाइंस, तो इसलिए इंट्रिकेट डिज़ाइंस हैंडमेड वो प्रेफर करते थे। एज दीज वर्कर्स हैड सीजनल जॉब्स एंड लेस वेजेस, सो व्हाट टाइप ऑफ लाइफ दे वर लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें अराइज होता है वो ये है कि एक तो इनका जॉब्स जो थे वो सीजनल थे, दूसरा इनको बहुत कम वेजेस मिलते थे, जो सैलरी होती थी वो बहुत कम होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लेबर हो तो उसकी जो लाइफ होगी, लाइवलीहुड जो उसका होगा वो कैसा होगा, ये आप खुद इस समय में भी इमेजिन कर सकते हो कि लेबर्स को कैसी मुसीबत सहनी पड़ती थी। एबंडेंस ऑफ लेबर एंड लैक ऑफ जॉब वाज ए बिग प्रॉब्लम, यानी कि इतने लोग लेबर थे लेकिन जॉब्स बहुत कम थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी।
While searching for work, many workers had to spend nights under bridges or in night shelters. देखो, जिसके पास काम नहीं है, जो बेरोजगार है, तो आया भी दूसरे शहर से है, तो उसको छत लेने के लिए किराया चाहिए होगा ना, तो वो नहीं था, तो वो फिर ब्रिजेस और खुली जगहों पर ही, शेल्टर्स में ही अपनी रात बिताते थे, क्योंकि वो किराया नहीं भर सकते थे रहने के लिए. द सीजनल नेचर ऑफ वर्क मेंट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि सीजनल वर्क में उनको काम मिला, लेबर मिला, लेकिन जब सीजन खत्म हो गया तो उसके बाद वो अनएम्प्लॉय हो जाते थे. दो वेजेस इंक्रीज्ड इन द 19th सेंचुरी बट दे वर नॉट इनफ. हालांकि पैसा बढ़ाया गया जब लोगों ने डिमांड किया, लेकिन वो भी इनफ नहीं था. उसकी एक और वजह ये भी आ गई बीच में कि नेपोलियनिक वार आ गई. इवन ड्यूरिंग नेपोलियनिक वार द राइज इन प्राइजेस लेड टू ए फॉल इन रियल वैल्यू ऑफ वेजेस. मतलब बेशक वेजेस बढ़ गए, लेकिन दूसरी तरफ प्राइजेस भी बढ़ गए, जिसकी वजह से उनकी बढ़ी हुई तनख्वाह की कोई वैल्यू ही नहीं रही, तो वेजेस कम पड़ गए उनको तब भी. दिस फियर मेड वर्कर्स हॉस्टाइल टू द न्यू मशीनरीज. देखो, जो काम कर रहे हैं, जिसके बदले में उनको सैलरी मिल रही है, अगर उसकी जगह मशीन लगा दी जाएगी तो नेचुरली जो लेबर होगा उसको गुस्सा किस पे आएगा, उसको दुश्मनी किससे होगी, मशीन से. यानी कि मशीन उनकी क्या कर रही थी, उनकी जॉब्स छीन रही थी. सो दैट्स वाई ऑल द वर्कर्स वर हॉस्टाइल टू द न्यू मशीनरी. इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, स्पिनिंग जेनी वाली. एज देयर वाज ए सिचुएशन ऑफ वार एंड इकोनॉमिक स्लम्प इन 1830s, देयर वॉज ए कांस्टेंट फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि आजकल जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, कोरोना वायरस और बहुत सारी वजहों से, तो बहुत सारे लोग, ये बात हो रही है कि जो डेड वुड्स हैं, जो काम नहीं करते हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट में, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा. उस समय भी, इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में, लोगों को डर था कि दे विल लूज देयर जॉब्स. Even women employees of woolen industries started attacking spinning jenny. देखो, जो बात मैंने अभी आपको कही कि लोगों को डर था कि उनको इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि पैसे की कमी है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, तो बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा. यानी कि अगर किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम करते हैं, तो हो सकता है छटनी करके 80 लोग ही रह जाएं, 20 को निकाल दिया जाए. तो जो औरतें थी, जब उनको, वो वुलन फैक्ट्रीज में काम करती थी ना, तो जब उनको ये पता चला कि स्पिनिंग जेनी आ गई है, एक नई मशीन, तो हारग्रीव्स ने जो लाई थी, तो उनको लगा कि ये तो हमारी मशीन्स की वजह से हमारी नौकरियां छीन जाएगी. इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन स्पिनिंग जेनीज पर अटैक कर दिया, मशीन्स पर अटैक किया और उनको तोड़ फोड़ दिया, क्योंकि वो गुस्से में आ गई ना कि हमारी जॉब्स छिन जाएंगी. तो ये थी वजह. ये एक पार्ट था. नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे आगे लेसन का, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, नेक्स्ट हमारा पार्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज. लेट्स नाउ मूव टू इंडिया टू सी हाउ ए कॉलोनी इंडस्ट्रियलाइजेस. मतलब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो वो कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ. अब हम इंडिया की बात करेंगे. पहले हम किसकी बात कर रहे थे, ब्रिटेन की बात कर रहे थे. अब हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं. बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, इंडियन सिल्क एंड कॉटन वर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड टेक्सटाइल मार्केट. ये आपने पहले भी पढ़ चुके हो आप, जब हम पिछले लेसन में ग्लोबल राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा ना कि कॉटन इंडिया का एक्सपोर्ट होता था, इतनी बढ़िया क्वालिटी का कॉटन और सिल्क दूसरे देशों को बेचा जाता था. इवन अर्मीनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स यूज्ड टू टेक द इंडियन टेक्सटाइल फ्रॉम पंजाब टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. मतलब पंजाब वाले रास्ते से भारत का, इंडिया का बेस्ट क्वालिटी का जो टेक्सटाइल था, अर्मीनियन और जो पर्शियन मर्चेंट्स इंडिया में आए, वो यहाँ से कहाँ लेके जाते थे, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में ले जाते थे बेचने के लिए. यानी कि हमारे टेक्सटाइल की वो ट्रेड करते थे. इतना अच्छा टेक्सटाइल इंडिया का था. एंड ट्रेड वाज आल्सो डन थ्रू सी के थ्रू 3 इम्पोर्टेंट स्टेशंस थे. सूरत था, मसूलीपट्टनम था और हुगली था. ये 3 पोर्ट्स थे. यहाँ से इंडियन मर्चेंट्स जो है वो करते थे. दिस चेंज इफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड आर्टिसंस. अब बात आती है कि जब इतना ट्रेड हो रहा था, मर्चेंट्स कर रहे थे, तो उसका क्या इंडिया की लाइफ में
कोई वीवर्स पर, कोई आर्टिसंस पर इसका असर हुआ? तो पहली बात तो ये हुई कि जो कॉलोनियल सेटअप था, धीरे धीरे इंडिया में क्या हो गया, कॉलोनियल सेटअप शुरू हो गया। आफ्टर गेनिंग पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड गेनिंग ए मोनोपोली ओवर ट्रेड। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जैसे ही इंडिया पर, पहले तो वो आए थे ना एज विजिटर्स, तो फिर उन्होंने हमारे पर हुकूमत ही कर ली थी। तो जब उनको पावर मिल गई तो फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम ये किया कि ऑल दिस वाज डन इन द फॉलोइंग स्टेप्स। उन्होंने पुर्तगालियों वगैरह के साथ जो भी हमारे इंडियन वीवर्स जो बेचते थे अपना सामान, उसको कम करने के लिए डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया। इट अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट नोन एज गुमास्ता। उन्होंने गुमास्टास को लगा दिया। कंपनी प्रिवेंटेड वीवर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर्स बाय एडवांसिंग लॉस। इनको वीवर्स को पैसे दे देते थे एडवांस में, ताकि आप लोग हमारे लिए ही जो भी कपड़ा है वो बुनोगे। एंड दोज हु टुक लोन्स हैड टू हैंड ओवर द क्लॉथ टू गुमास्टा ओनली। और जो उन्होंने वो बंदा अपॉइंट किए थे, गुमास्टा उनको कहते थे, जो उनके सप्लाई टेकर्स थे, गुमास्टा कहते थे उनको, ठीक है। तो वो जो गुमास्टास थे वो इनको लोन देते थे, इसलिए जिससे हमने लोन लिया होता तो नेचुरली जो हमने कपड़ा बुना है तो वो हम उसी गुमास्टा के हवाले ही करेंगे, ठीक है ना। तो गुमास्टा ही लेता था वो। सून देयर वर इंस्टांसेस ऑफ क्लैशेस बिटवीन गुमास्टा एंड वीवर्स। अब इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई गुमास्टा और वीवर्स की। उसकी वजह क्या थी कि जो पहले वाले मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, इनके साथ उनका एक रिश्ता होता था, क्योंकि वो टाउन में रहते थे और कभी कभी जाते थे सप्लाई लेने, लेकिन गुमास्टा उनके साथ ही रहता था, लश्करों के साथ जाता था और मारपीट करता था अगर सप्लाई टाइम पे नहीं मिलती थी। गुमास्टा एक्टेड एरोगेंटली, एरोगेंटली होता है गुस्से से, नाराजगी से, बाय ऑफन बीटिंग द वीवर विद द हेल्प ऑफ स्पाइस। वो अपने स्पाइस साथ लेके जाता था, अपने फौजी साथ लेके जाते थे, और अगर सप्लाई टाइम पे ना मिले या पीजेंट्स आगे से कोई बात बोल दे, पैसों की बात कर दे, तो उनको वो मारते थे। एंड वीवर्स वर नॉट गिवन द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। मोर ओवर, क्योंकि उन्होंने लोन लिया होता था तो वो किसी तीसरे इंसान को अपना प्रोडक्ट बेच नहीं सकते थे, तो वीवर्स को जितना गुमास्टा पेमेंट करता था वो लेनी पड़ती थी, और वो बहुत ही नॉमिनल होती थी, बहुत कम होती थी। सो इन मैनी एरियाज वीवर्स डेजर्टेड देयर विलेजेस एंड सेट अप देयर लूम्स इन अदर विलेजेस। और तंग आकर जब उनको पैसा ही नहीं मिला, उन्होंने अपनी ज़मीनें ऑलरेडी बेच दी थी, सारा दिन वो इनके कामों में लगा देते थे लूम्स में, तो फिर वो वहाँ से उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, अपने गांव छोड़ दिए और दूसरी जगह जाकर अपनी लूम्स सेटअप कर लिए, अपनी इंडस्ट्री, अपनी कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप कर ली। देन सून ए न्यू प्रॉब्लम अरोज। उसी समय में एक और प्रॉब्लम इंडिया में आ गई। पहले वो वाली प्रॉब्लम थी गुमास्टा वाली, अब क्या हुआ कि ब्रिटेन में जब मशीनरी से बहुत कपड़ा तैयार हो गया, तो अब ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इंडिया पर हुकूमत तो ऑलरेडी कर ही ली हुई थी, तो उन्होंने इंडियंस पर प्रेशराइज किया कि जो मैनचेस्टर में सामान तैयार हो रहा है, मैनचेस्टर जो है कि इंग्लैंड में था, वो सामान इंडिया में बेचा जाए। As cotton industries grew in England, they forced the government to ban the Indian cloth. मतलब जो इंडिया से क्लॉथ जाता था उसको बैन कर दो। However, they also persuaded होता है मना लेना, the East India Company to sell their goods in India. मतलब ब्रिटेन में इंडिया का प्रोडक्ट को बैन कर दिया, कपड़े को बैन कर दिया, और जो उनका ब्रिटेन वाला कपड़ा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मनाया कि वो आकर इंडिया में बेचे, अपना प्रोडक्ट इंडिया में बेचें। दिस लेड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। और ऐसा होने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई? इट अफेक्टेड इंडियन टेक्सटाइल्स। एक तो इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन हो गई इसकी वजह से, वो बेचे किसको? दूसरा, इंडियन वीवर्स कुड नॉट कम्पीट विद द चीप प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रीज। मतलब इंडिया का कपड़ा महंगा बनता था और जो मैनचेस्टर से आता था मशीनी प्रोडक्ट था तो वो बहुत सस्ता था, तो वो उसके साथ इंडिया वाले कम्पीट ही नहीं कर पाए। A new problem that was faced by weavers was non-availability of raw cotton. ऊपर से इंडिया वाले कपड़ा किसका बुने? रॉ कॉटन ही नहीं बचता था उनके पास। जो रॉ कॉटन था वो सारा अंग्रेज जो है इंडिया से उठाकर इंग्लैंड में भेज देते थे अपना कपड़ा बुनने के लिए। और ऊपर से जो इंडिया अमेरिका से कॉटन मंगवाता था, तो अमेरिका में ऑलरेडी सिविल वार चल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ से रॉ कॉटन आना बंद हो गया था। तो इंडिया के जो वीवर्स थे इस तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो गए और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई। ऑल दिस
all these situations led to a decline in weaving in India. तो इस तरह से यहाँ तक हमने जो कवर किया. By the end of 19th century, weavers and other craftspeople faced these problems. Factories in India began production, flooding the market with machine goods, but